करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 16 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही का इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी कंटेंट आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो यदि आप PDF कोर्स बाय करना चाहते हैं तो या तो आप हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप से डायरेक्ट बाय कर सकते हैं या फिर आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे PDF कोर्स से संबंध में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 15 अप्रैल को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। IIT मद्रास ने इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी, जिसका नाम कदम है, इसको लॉन्च किया है। मुंबई और हैदराबाद इनको 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। देखिए, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, इसका 4th एडिशन वाशिंगटन DC में संपन्न हुआ है। विशेष हुरियम ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर एक्ट्रेस बन गई हैं जिनको मणिपुर स्टेट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत की टीम ने 2022 थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 10 मेडल्स जीते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि हम 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स पूरे देश में सेटअप करेंगे। माधवपुर घेड़ फेयर ये गुजरात में ऑर्गेनाइज किया गया। 44 आर्टिस्ट को संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप एंड संगीत नाटक अवार्ड्स फॉर द ईयर 2018 के लिए चुना गया है। एटलांटा GA US ये वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है 2021 में, ऐसा कहा गया है एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड ने। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि NMDC, इसने गोल्ड मेडल जीता है 80th स्कॉच अवार्ड में, और किसके लिए? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी में। UNDP और अडेप्टेशन इनोवेशन मार्केट प्लेस, इन दोनों ने ही $2.2 मिलियन अनाउंस किए हैं क्लाइमेट एक्शन के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के डेटा के अनुसार 2021-22 में 66,440 पेटेंट्स भारत में फाइल हुए हैं। नीदरलैंड्स ने FIH जूनियर वीमेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2022 जीत लिया है। और साथ ही आपको जानना चाहिए, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत फिजिकल ईयर 23 में 8% से ग्रो करेगा। चलिए अब देखते हैं 16 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नेम द इंडियन ग्रैंड मास्टर हु वॉन द रेक्सैविक ओपन चेस टूर्नामेंट। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन C है। भारतीय ग्रैंड मास्टर R प्रागनंदा ने रेक्सैविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। तो इनका नाम आप सभी जानते होंगे, रमेश बाबू प्रगनंदा इनका पूरा नाम है। इन्होंने रेक्सैविक ओपन चेस टूर्नामेंट जीता है और फाइनल में इन्होंने हराया है D गुकेश को। तो ये जो रेक्सैविक है ये आइसलैंड की कैपिटल है, इसी के नाम पर इस चेस टूर्नामेंट का नाम रखा गया है। और हाल ही हमने पढ़ा था कि जो वर्ल्ड चैंपियन है मैग्नस कार्लसन, आप सभी ने इनका नाम सुना होगा, तो इनको एयरथिंग्स मास्टर्स जो चैंपियनशिप हुई इसमें इन्होंने ही R प्रगनंदा ने हरा दिया था। हु हैज़ बीन नेम्ड इंडियाज G20 चीफ कोऑर्डिनेटर। भारत के G20 मुख्य समन्वयक के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन D रहेगा, हर्षवर्धन श्रृंगला। तो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। भारत 2023 में G20 समिट होस्ट करेगा। फिलहाल इंडोनेशिया के पास है इसके जो होस्ट कर रहा है, भारत करेगा 2023 में। तो इसी के लिए जो G20 समिट होगी उसका पूरा कोऑर्डिनेशन वर्क देखने के लिए कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला। आपको बता दें जो ये
जो एक कोऑर्डिनेटर की पोजीशन है चीफ कोऑर्डिनेटर, ये सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट होती है। जो हर्षवर्धन श्रृंगला है ये 30 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद ये इस असाइनमेंट को टेक ओवर करेंगे G20 समिट के कोऑर्डिनेटर के रूप में। बाकी आप सभी जानते हैं कि जो कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल हैं ये G20 शेरपा है। रोल लगभग एक जैसा ही है। शेरपा वही देखिए, जब कंट्री के लीडर्स जब किसी समिट में मिलते हैं तो उससे पहले कई तरह के एग्रीमेंट वगैरह जो है सर्कुलेट हो चुके होते हैं, पेपर वर्क सब हो चुका होता है। केवल ये लोग अपनी सहमति वहाँ पर थोड़ा बहुत बातचीत करके बताते हैं जो लीडर्स होते हैं। बाकी पेपर वर्क जो है मिनिस्टर्स हो गए है ना, या फिर ये सेक्रेटरी वगैरह हो गए, ये लोग कर देते हैं। तो इसी को बोलते हैं G20 शेरपा हो गया, फिर कोऑर्डिनेटर हो गया। यानी कि उस पूरी मीटिंग को अच्छे से वो पूरा जो आयोजन है वो अच्छे से चल सके, जो उसमें इशू हैं वो अच्छे से चल सके, उसी चीज़ को देखते हैं। कोऑर्डिनेटर हो गए, G20 शेरपा हो गए, ये सब। बाकी ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए जो इस तरह के एग्ज़ाम होते हैं ना, जैसे PCS हो गया या फिर स्टेट में ARO या RO के एग्ज़ाम हो गए, वहाँ पर इस तरह के जो फैक्ट्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। जो वो क्वेश्चंस आते हैं ना जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट होते हैं और आंसर भी उनके इस तरह से होते हैं कि B और C सही है, A और C सही है, वहाँ पर इस तरह से पूछ लेते हैं। चाहे G7 हो, चाहे G20 हो, चाहे आपका ब्रिक्स हो या शार्क हो, तो उनमें आप जब भी पढ़ें तो इस तरह का फैक्ट ज़रूर पढ़ें। किस तरह के? देखिए जो G20 मेंबर कंट्रीज़ हैं तो वर्ल्ड की जो GDP है उसमें 80% जो कंट्रीब्यूशन है वो G20 कंट्रीज़ का ही है। अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो 75% जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो G20 कंट्रीज़ से ही आता है। यदि हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें तो 60% पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की इन G20 कंट्रीज़ में रहती है। तो इस तरह के जो ये 3 फैक्ट होते हैं ना, ये आप हमेशा पढ़ें। G7, G20 और ब्रिक्स के बारे में पूछ लिया जाता है। Who has been appointed to the ICC Cricket Committee as the member board representative? ICC क्रिकेट समिति में सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, जे शाह। तो देखिए क्रिकेट के बड़े जानकार जे शाह जो कि BCCI सेक्रेटरी हैं, इनको ICC क्रिकेट कमेटी में अपॉइंट किया गया है एज द मेंबर बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव। तो अमित शाह के लड़के हैं ये और काफ़ी बड़े जानकार हैं क्रिकेट के। और महिला जयवर्धने जो हैं इनको पास्ट प्लेयर रिप्रेजेंटेटिव के रूप में रीअपॉइंट किया गया है। इसी मीटिंग में ये भी फैसला किया गया कि जो साउथ अफ्रीका है ये अगले साल जनवरी में ICC अंडर-19 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप इसको होस्ट करेगा। Who has been awarded with the EY India Entrepreneur of the Year 2021? EY India Entrepreneur of the Year 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर का नाम आप सभी ने सुना होगा, नायका की फाउंडर हैं। इनको EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। और हमने हाल ही में देखा था कि जो ये फाल्गुनी नायर हैं ये इंडिया की वेल्थिएस्ट सेल्फ मेड फीमेल बिलियनियर हैं। व्हाट इज़ द WTO's ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2022? 2022 के लिए विश्व व्यापार संगठन की वैश्विक व्यापार मात्रा वृद्धि का पूर्वानुमान क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, 3%। तो देखिए जो वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम है वो 2022 में 3% रहेगा। यानी कि पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेड है, एक दूसरे जो ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो वो जो पूरा वॉल्यूम के रूप में अगर आप उसको देखें तो 3% रहने वाला है। पहले कहा गया था कि 4.7% रहेगा, ऐसा कहा है WTO ने। और ये जो कमी आएगी किस वजह से आएगी? जो रशिया और यूक्रेन के बीच जो ऑनगोइंग वॉर चल रहा है, क्योंकि आपने देखा है रशिया पर काफ़ी सैंक्शन लग गए हैं, तो कई तरह की जो सप्लाई है वो जो है डिसरप्ट हुई है। उसी वजह से जो ट्रेड है वो जो है थोड़ा कम होने की संभावना है। बाकी आपको जानना चाहिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। मेंबरशिप 164 कंट्रीज़ हैं। पूछा गया था हाल ही में एग्जाम में कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं। डायरेक्टर जनरल एंगोजी ओकोंजो आइवेला है, नाइजीरिया की हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस कंट्री की हैं। बाकी आप जानते हैं जो WTO इसका पर्पस रहता है रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स एंड अदर बैरियर्स टू ट्रेड। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सीडेड इट्स एसेट मोनेटाइजेशन टारगेट ऑफ ₹- करोड़ फॉर फिजिकल ईयर 22।
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 22 के लिए अपनी परिसंपत्ति मुद्रीकरण लक्ष्य जो कि इतने करोड़ रुपीस है इसको पार कर लिया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 88,000 करोड़ रुपीस। जानेंगे इस बारे में। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिस्कल ईयर 22 के लिए जो एसेट मोनेटाइजेशन टारगेट रखा था वो 88,000 करोड़ रुपए का रखा था। ठीक है, कि इतने करोड़ रुपए तक के हमें जो एसेट्स हैं उनको मोनेटाइज करना है। ये मैंने आपको कई बार बताया कि एसेट मोनेटाइजेशन क्या होता है। तो अब इस टारगेट को पार कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। करना तो 88,000 करोड़ तक था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 96,000 करोड़ रुपए तक के जो एसेट हैं उनको मोनेटाइज कर दिया है फिस्कल ईयर 22 में। ठीक है। अच्छा, जब ये फिस्कल ईयर 22 लिखा रहता है इसका मतलब क्या है कि 1 अप्रैल 2021 से और 31 मार्च 2022, ये इसका मतलब हुआ फिस्कल ईयर 22। ठीक है, मतलब पिछले साल से 21-22, फिस्कल ईयर 22 मतलब 21-22। तो शुरू कहाँ से होगा? 1 अप्रैल 2021 से, और एंड कहाँ पर हो रहा है? 31 मार्च 2022 पर। और फिस्कल ईयर 23 के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसेट मोनेटाइजेशन गोल रखा है वो 1.62 ट्रिलियन रुपीस का रखा है। फिर से आ गया फिस्कल ईयर 23। अब क्या होगा? 1 अप्रैल 2022 से और 31 मार्च 2023 तक, उसको बोलते हैं फिस्कल ईयर 23। बाकी आपको जानना चाहिए जो ये एसेट मोनेटाइजेशन वाला जो प्लान है ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने यूनियन बजट जो फिस्कल ईयर 22 के लिए पेश किया गया था उसमें अनाउंस किया था। और इसमें इन्होंने ये बताया कि फिस्कल ईयर 25 तक, यानी कि अगले 4 साल तक 6 ट्रिलियन रुपीस तक के जो एसेट्स हैं उनको मोनेटाइज किया जाएगा। तो ये तीनों फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा तीनों डेटा। Which of the following has become the first country to recognize the legal rights of individual wild animals? निम्नलिखित में से कौन जंगली जानवरों के कानूनी अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा इक्वाडोर। तो ये इक्वाडोर है, साउथ अमेरिकन कंट्री है, जानेंगे इसके बारे में। तो इक्वाडोर जो है ये फर्स्ट कंट्री बन गया है वर्ल्ड में जिसने जो वाइल्ड एनिमल्स हैं इनको लीगल राइट्स ग्रांट किए हैं। 2008 में ये जो इक्वाडोर है ये फर्स्ट कंट्री बना था वर्ल्ड में जिसने नेचर को एज अ डिजर्विंग राइट बियरिंग एंटिटी के रूप में रिकॉग्नाइज किया था। तो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं तो अब उनको किस तरह के राइट्स दिए गए हैं, जैसे उनको कोई हंट नहीं कर सकता, फिश नहीं कर सकता, कैप्चर नहीं कर सकता, कलेक्टेड नहीं कर सकता, एक्सट्रैक्टेड नहीं कर सकता, उनको कैप नहीं रख सकता, रिटेन ट्रैफिक्ड है ना, यानी कि स्मगलिंग वगैरह जो होती है एक्सचेंज नहीं कर सकता। इसी तरह के राइट दिए गए हैं। यदि कोई कोर्ट में इनकी ओर से कोई मतलब प्ली फाइल कर दे कि इनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है तो कोर्ट में उसकी सुनवाई की जाएगी। तो उसको बोलते हैं, क्योंकि खुद से तो कोई एनिमल अपने आप केस नहीं लड़ सकता, तो उनके बिहाफ पर सरकार वो जो कोर्ट है वो भी सुमोटो कोग्निजेंस ले सकती है, अपने आप से भी ले सकती है अगर उसके सामने कोई घटना है, या फिर कोई पर्यावरण से संबंधित या फिर कोई वाइल्ड लाइफ से संबंधित कोई व्यक्ति है, वाइल्ड लाइफ लवर है, वो अगर कोर्ट में इस तरह का डाल दे कि जी इस जानवर के साथ ऐसा ऐसा हुआ है तो कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा। बाकी इक्वाडोर के बारे में आपको जानना चाहिए। कैपिटल क्विटो है, करेंसी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है। इकबाल सिंह लालपुरा इज द चेयरपर्सन ऑफ विच कमीशन? इकबाल सिंह लालपुरा किस आयोग के अध्यक्ष हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पंजाब कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं रिटायर्ड इकबाल सिंह लालपुरा, इनको नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरपर्सन के रूप में रीअपॉइंट किया है नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए। आपको जानना चाहिए जो ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ हैं इसके वाइस चेयरमैन आतिफ रशीद हैं। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ की स्थापना नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 के तहत हुई थी और शुरुआत में इसमें केवल 5 रिलीजियस कम्युनिटीज़ को रखा गया था, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट एंड जोरोस्ट्रियंस यानी कि पारसीज। उसके बाद में इन्होंने जैन कम्युनिटी को भी इसमें शामिल कर लिया था। द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी मीटिंग ऑफ ऑल वीमेन एम्बेसडर्स ग्रुप हेल्ड इन विच सिटी? सभी महिला राजदूतों के समूह की पहली परिचयात्मक बैठक किस शहर में आयोजित हुई है? सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है, न्यू दिल्ली। तो देखिए एक
अलग ही तरह का यूनिक इनिशिएटिव यहाँ पर शुरुआत की गई है भारत सरकार द्वारा। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कल्चर मीनाक्षी लेखी, इनके द्वारा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी मीटिंग का नेतृत्व किया गया है, जो कि ऑल वीमेन एम्बेसडर्स ग्रुप से संबंधित थी। कहाँ पर हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। तो इसमें किसने पार्टिसिपेट किया है? भारत में जो भी फीमेल एम्बेसडर्स हैं और देशों से के जो एम्बेसडर हैं, जो फीमेल एम्बेसडर्स हैं दूसरे देशों की जो भारत में रह रही हैं, और या फिर मेल एम्बेसडर्स हैं उनकी जो वाइफ हैं, उन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। आपको बता दें ये जो इवेंट है ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड अमृत समागम कॉन्फ्रेंस? किस मंत्रालय ने अमृत समागम सम्मेलन आयोजित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने अमृत समागम इसको इनॉग्रेट किया है न्यू दिल्ली में। आपको बता दें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। हु वॉन द सर रिचर्ड हेडली मेडल? सर रिचर्ड हेडली पदक किसने जीता है? सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा, टिम साउदी। तो न्यूजीलैंड के पेस बॉलर हैं, आप जानते होंगे टिम साउदी। इनको न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स में सर रिचर्ड हेडली मेडल से सम्मानित किया गया है। इनकी जो कंसिस्टेंसी रही है थ्रू आउट 2021-22 सीजन, उसकी वजह से। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2021? कुष्ठ रोग 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, भूषण कुमार। तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2021 ये दिया है डॉक्टर भूषण कुमार, जो कि चंडीगढ़ से हैं, और सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात, इनको न्यू दिल्ली में दिया गया है। ये अवार्ड गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। देखिए यदि आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा तेज़ चल रहा हूँ तो आप यूट्यूब में ऑप्शन आता है स्पीड को थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं, और जिसको लग रहा है थोड़ा स्लो है तो आप उसको फास्ट उसमें करके भी देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ऑफ द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस नीड टू बी रिड्यूस्ड बाय what percentage by the year 2030 so that warming of Earth's temperature is limited to around 1.5 डिग्री सेल्सियस? पूछ रहे हैं कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC के वैज्ञानिकों के अनुसार वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को वर्ष 2030 तक कितने प्रतिशत तक कम करने की आवश्यकता है ताकि पृथ्वी का तापमान लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित हो जाए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 43%। देखिए जो भी क्लाइमेट से संबंधित, वातावरण से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन हो करंट अफेयर से करंट अफेयर्स के सेक्शन में, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बन जाता है। जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC की 6th असेसमेंट रिपोर्ट इसको रिलीज़ किया है। इन्होंने बताया कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, यदि आप उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना चाहते हैं तो 2030 तक आपको जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है वो 43% तक रिड्यूस करना होगा। साथ ही जो मीथेन है उसको भी लगभग 1/3 रिड्यूस करने की ज़रूरत है 2030 तक। साथ ही इसमें ये भी कहा गया है जो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं जिनमें कि कार्बन को कैप्चर और स्टोर करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, उनको 2050 तक बंद कर देना चाहिए। तभी आप जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट रख सकते हैं। बाकी हम जानेंगे IPCC के बारे में, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एडिशनल नॉलेज है आपके लिए, स्किप भी कर सकते हैं, पर जिनको जानने की उत्सुकता है, जो जानना चाहते हैं इसके बारे में, वो जान सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम वगैरह जैसे जो वैसे लेवल के एग्ज़ाम होते हैं ना, जैसे PCS टाइप एग्ज़ाम होते हैं, उनमें पूछ लिया जाता है। देखिए IPCC, ये तो आपसे फैक्ट कि कब स्थापना हुई थी है तो आपसे किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, बैंकिंग में भी पूछा जा सकता है, SSC में भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप स्किप मत कीजिएगा, देखिएगा। IPCC इसकी स्थापना 1988 में की गई थी, किसके द्वारा? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के द्वारा। आपको बता दें जो भी यूनाइटेड नेशंस या फिर WMO का मेंबर है वो इसके भी मेंबर होते हैं IPCC के। करंटली इसमें 195 मेंबर्स हैं। तो देखिए इसमें कई लोग होते हैं जो कि अपने रिसर्च पेपर्स या फिर IPCC के लिए जो है
रिसर्च वगैरह करते हैं। आईपीसीसी खुद का कोई रिसर्च नहीं करता है। यहाँ पर अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो अपनी रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट करते हैं। तो आईपीसीसी नेशनल फोकल पॉइंट्स, ये जो नेशनल एक्सपर्ट्स हैं उनकी लिस्ट तैयार करता है। और टास्क फोर्स ऑन नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्रीज, इसको आईपीसीसी द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। ये जितने भी आईपीसीसी संबंधित प्रोग्राम हैं उसको जो है देखता है। तो एग्ज़ाम में कैसे बनता है, जैसे ये आईएएस टाइप के एग्ज़ाम होते हैं ना, उसमें बनता है कि नेशनल फोकल पॉइंट्स ये किससे संबंधित है, या फिर टास्क फोर्स ऑन नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्रीज ये किससे संबंधित है। तो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा आईपीसीसी। इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। बाकी आपको जानना चाहिए आईपीसीसी का सेक्रेटेरिएट जो है ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो बिल्डिंग है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, यहीं पर इसका सेक्रेटेरिएट है। कैबिनेट अप्रूव्ड MOU बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इन द एरिया ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। कैबिनेट ने विकेंद्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, जापान। तो देखिए, यूनियन कैबिनेट ने एक MOU को मंजूरी दी है। ये MOU डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत आता है, इसने किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ जापान इसके साथ। किस लिए? डिसेंट्रलाइज्ड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए। तो अब आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? इंडिया प्लस जापान इक्वल्स टू वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। बस ये आपका करंट अफेयर पूरा हो गया। बाकी जापान के बारे में आप जानते हैं, करेंसी जापानीज येन है, कैपिटल टोक्यो है, प्राइम मिनिस्टर फोमियो किशिदा है। कैबिनेट अप्रूव्ड अ बायलैटरल MOU बिटवीन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड मैनिटोबा सिक्योरिटीज कमीशन ऑफ विच कंट्री। कैबिनेट ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी और किस देश के मैनिटोबा सिक्योरिटीज कमीशन के बीच एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, कनाडा। तो यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पर एक बायलैटरल MOU को अप्रूव किया है, जो कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और मैनिटोबा सिक्योरिटीज कमीशन कनाडा के बीच साइन होगा। तो इसके तहत जो भी मैनिटोबा के जो इन्वेस्टर्स हैं वो सेबी के साथ FPI में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के रूप में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कनाडा के बारे में आप जानते हैं, कैपिटल ओटावा है, करेंसी कैनेडियन डॉलर है, प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो है। अच्छा, इसी तरह का हमने एक सेबी और एक और MOU हमने हाल ही में देखा था। वो क्या था? वो था कि सेबी ने किसके साथ MOU किया है? फाइनेंशियल रेगुलेटरी कमीशन मंगोलिया के साथ। तो इन दोनों करंट अफेयर्स को आप अपने नोट्स में क्लब करके लिखिएगा, सेबी के साथ ही, ठीक है, सेबी के साथ ही इसको भी लिख लीजिएगा कनाडा, और ये मंगोलिया वाला भी लिख लीजिएगा। इंडिया एंड विच कंट्री ऑर्गेनाइज्ड ईस्ट एशिया समिट वर्कशॉप ऑन इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। भारत और किस देश ने अवैध, गैर रिपोर्टेड और अनियमित मत्स्य पालन पर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कार्यशाला का आयोजन किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, सिंगापुर। तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के साथ एक क्या ईस्ट एशिया समिट वर्कशॉप ऑन इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, इसको ऑर्गेनाइज किया है। बाकी सिंगापुर के प्रेसिडेंट हालिमा याकूब हैं, प्राइम मिनिस्टर ली हेसिंग लूंग है, और करेंसी है सिंगापुर डॉलर। बाकी ये फैक्ट आपको जानना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है। इस तरह से पूछ लेते हैं, दो कंट्रीज़ के जोड़े बना दिए जाते हैं 4 ऑप्शन में, और पूछ ले जाते हैं इनमें से किन 2 देशों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तमिल है। तो श्रीलंका और सिंगापुर आप याद रखिएगा, इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तमिल है। बाकी भारत में तो तमिलनाडु और जो पुडुचेरी है उसकी भी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तमिल भी है, और यहाँ पर सिंगापुर श्रीलंका की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तमिल भी है। ये आप याद रखेंगे फैक्ट। अब प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर जानेंगे। नेम द विनर ऑफ 57th ज्ञानपीठ अवार्ड 2022। आंसर है कोंकणी नॉवलिस्ट दामोदर मौजो। नेम द विनर ऑफ 56th ज्ञानपीठ अवार्ड 2021। आंसर इज Assamese poet Nilamani Fukan Jr. Which bank has launched a digital transformation project called Sambhav? Answer is Union Bank of India. Which team won 11th Hockey India Senior Men National Championship पिंपरी चिंचवाड़ 2021 टाइटल? सही आंसर पंजाब है, इन्होंने उत्तर प्रदेश की टीम को हराया है।
विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड अवेयरनेस मास्कॉट प्रकृति एंड अदर ग्रीन इनिशिएटिव फॉर इफेक्टिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट? आंसर इज इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। देखिए कई एस्पिरेंट्स हैं जो सर्च करके गूगल में सर्च करके आंसर देते हैं और बहुत अच्छे से आंसर देते हैं, तो मैं आप सभी को अप्रिशिएट करता हूं जो भी डेली इस क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए, आपकी जो है जो नॉलेज है वो बिल्कुल बढ़ेगी और काफ़ी दूर तक आप लोग जाएंगे। बॉय किडनैप्ड फॉर रैंसम ट्राइज टू एस्केप किल्ड। तो ये न्यूज़ आई है गाजियाबाद की, जिसमें लिखा है 10 ईयर ओल्ड बॉय किडनैप्ड फॉर ₹15 लाख रैंसम वॉज एलिजिलेटली स्टेप टू डेथ एज ही ट्राई टू एस्केप हिज 3 कैप्टर्स। तो इसमें हमारा जो वर्ड है ये है रैंसम। आप में से कईयों ने सुना होगा, कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे। रैंसम का मतलब क्या होता है? फिरौती। किसी को बंदी बना लेते हैं, फिर फ़ोन करके जो फिरौती मांगते हैं कि इतने पैसे दीजिए, उसके बदले में हम आपके बच्चे को या फिर जो भी है जिसको ये पकड़ा है उसको छोड़ देंगे, तो उसको बोलते हैं रैंसम। द मनी दैट यू मस्ट पे टू फ्री समबडी हु हैज़ बीन कैप्चर्ड इलीगली एंड हु इज़ बीइंग केप्ट एज अ प्रिजनर। तो यहाँ को एक बच्चे को किडनैप कर लिया गया था, किसके लिए? रैंसम के लिए, यानी कि फिरौती की रकम के लिए। जब उसने एस्केप यानी कि भागने की कोशिश की तब उसको मार दिया गया। इंग्लिश में देखिए, यहाँ पर भी देखिए, द किडनैपर्स डिमांडेड अ रैंसम ऑफ ₹5 लाख फॉर द बॉयज रिलीज। तो 5 लाख रुपए यहाँ पर मांगे थे किसी बॉय को रिलीज करने के, ठीक है, रैंसम के रूप में। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी दैट इज डिमांडेड इन एक्सचेंज फॉर समवन हु हैज़ बीन टेकन प्रिजनर और समटाइम्स फॉर एन एनिमल। अब आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। सना मरीन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड इट्स सुपर ऐप नेम्ड यूनियन NXT? आसान है, नाम से ही पता चल रहा होगा। लेजेंडरी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर शेन वॉर्न हैड मेड हिज टेस्ट डेब्यू अगेंस्ट विच कंट्री? तो हाल ही में इनका निधन हुआ था, इसी वजह से क्वेश्चन फ्रेम किया आपके लिए। नेम द हॉलीवुड एक्टर हु हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिंग आफ्टर बीइंग डायग्नोज्ड विद एफेसिया, a language disorder caused by brain damage that affects a person's ability to communicate. How many Indian women featured in the latest Hurun list of women self-made billionaires? तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप दीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो अभी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। फ्रेंड देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट किया कीजिए, तभी मज़ा आता है। कम से कम सेकंड का तो आप बता ही दीजिएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।